दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में हुए शामिल। पीएम मोदी की रैली से पहले ली सदस्यता। जी हां, बात करें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हिंदी फिल्मी सिनेमा के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रविवार 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली से पहले मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हुए। पीएम मोदी की रैली से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मंच पर पहुंच चुके थे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य के पार्टी प्रमुख दिलीप घोष और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार 6 मार्च को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की थी। विजयवर्गीय ने मिथुन चक्रवर्ती से बेलगछिया स्थित अपने निवास पर मुलाकात की थी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कैलाश विजयवर्गीय ने पहले कहा था, मैंने उनसे मिथुन चक्रवर्ती टेलीफोन पर बात की है। वह आज पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में आने वाले हैं। मैं उनके साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकूंगा। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने के बाद रविवार को कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, स्वागतम मिथुनदा। जी आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती से पहले कई टीएमसी नेता पहले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद 7 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहली चुनावी रैली किया है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होने वाला है। राज्य में 8 चरणों में मतदान होंगे। आखिरी मतदान 29 अप्रैल को है। मतों की गिनती 2 मई को होगी। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर बता दें कि टीएमसी के सौगत रॉय का मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप। कहा, 4 बार पार्टी बदल चुके, खुद नक्सली थे और आज कोई स्टार नहीं। जी अब आपको बता दें कि कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित चुनावी रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हुए। मिथुन के भाजपा में जाने पर तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने जमकर हमला बोला। सौगत रॉय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती कोई स्टार नहीं है और वे एक नक्सली थे। साथ ही उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती अभी तक 4 बार पार्टी बदल चुके हैं। आपको बता दें कि रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में आयोजित चुनावी रैली में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंचे थे। मंच पर पहुंचने के बाद भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने उनको पार्टी का झंडा देकर बीजेपी में शामिल करवाया। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। जी आपको बता दें कि सौगत रॉय ने कहा कि वे आज तक 4 बार पार्टी बदल चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती पहले एक नक्सली थे, जिसके बाद वो सीपीएम में गए। बाद में वे सीपीएम छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए और पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को ईडी का डर दिखाया, जिसके चलते वो भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा तृणमूल नेता सौगत रॉय ने मिथुन को बिना साख वाला आदमी बताया। सौगत रॉय ने कहा कि मिथुन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ना ही कोई सम्मान है। बंगाल की जनता में भी कोई प्रभाव नहीं है। ज्ञात हो कि शारदा घोटाले में नाम आने के बाद मिथुन ने 2016 में उच्च सदन की सदस्यता छोड़ दी थी। आज कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मुझे बंगाली होने पर गर्व है। मुझे मालूम है कि आप मेरे डायलॉग्स पसंद करते हैं। इस दौरान उन्होंने बंगला में एक डायलॉग दोहराते हुए कहा, मैं तुम्हें यहां मारूंगा और तुम्हारा शरीर शमशान में मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि ये मेरा नया डायलॉग है। मैं कोई जाल डोरा सांप नहीं हूं। मैं बेल घोरा सांप भी नहीं हूं। मैं पूरा कोबरा हूं। मैं हमला करता हूं और सामने वाला तस्वीर बन जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें जिसमें शरद पवार बोले, कहा बीजेपी बढ़ा रही देश में सांप्रदायिक जहर, पीएम के पास किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम के पास विदेशों में और चुनाव प्रचार में जाने का समय है, लेकिन वे 20 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से नहीं मिल सकते। उन्होंने भाजपा पर देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का आरोप भी लगाया है। एनसीपी नेता ने झारखंड के रांची में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। झारखंड की रांची के हरमू मैदान में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में बोलते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, देश में सांप्रदायिकता का जहर बढ़ा है। कहा, देश में भाईचारा फैलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पीएम के पास किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं। पवार ने कहा कि किसान 100 दिनों से सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास विदेश जाने का समय है, पश्चिम बंगाल जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। शरद पवार ने कहा कि बिरसा मुंडा की धरती पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने महाराष्ट्र के योगदान में झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों के योगदान का जिक्र भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कोविड की समस्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। एनसीपी नेता ने कहा कि यूरोप के साथ ही भारत में भी कोविड की समस्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से थाली बजाने को कह दिया, हम थाली बजवाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम वो हैं जो लोगों की थाली की चिंता करते हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के आपातकाल पर बदले शिवसेना के विचार। कहा, यह मुद्दा पुराना, इसे कर दें दफन। जी हम बात करें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिस वजह से बीजेपी हर बार की तरह कांग्रेस से घोटाले और इंदिरा गांधी के आपातकाल का जिक्र कर रही है। वहीं दूसरी ओर किसी वक्त आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली शिवसेना के विचार बदल गए हैं, जिसका जिक्र उसके मुखपत्र सामना में हुआ। साथ ही मोदी सरकार के शासनकाल की तुलना आपातकाल से की गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सामना के एक कॉलम में लिखा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की जो गलती की थी, उसके लिए जनता उनको दंडित कर चुकी है। अब ये मुद्दा पुराना हो गया है, जिसे दफन कर देना चाहिए। देश में मौजूदा स्थिति की तुलना में आपातकाल की अवधि बेहतर थी। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति और मीडिया को वर्तमान पीढ़ी की अतीत के बारे में कोई चिंता नहीं है। देश की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई भी बता सकता है कि 1975 में हालात बेहतर थे। हाल में राहुल गांधी ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल बातचीत में आपातकाल को एक गलती बताई थी, जिस पर राउत ने कहा कि राहुल एक स्पष्ट और सरल व्यक्ति हैं। 1975 का आपातकाल असाधारण परिस्थितियों में लगाया गया था। जनता ने पहले सबक सिखाते हुए इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया, इसके बाद फिर माफ करते हुए उन्हें सत्ता में ले आई, जिस वजह से इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि पुणे शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार बना रही है योजना, दिल्ली वालों को मुफ्त में लगेगा कोरोना वैक्सीन। जी हम बात करें कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अहम खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन के अगले चरण में यहां के लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार इस तैयारी में है कि कैसे आम लोगों को सरकारी अस्पताल में फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस संबंध में दिल्ली के बजट में एक प्रावधान लाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए 250 रुपए लिए जा रहे हैं, वहीं सरकारी अस्पताल में फ्री में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बारे में प्लान बनाया जा रहा है कि दिल्ली में सरकार के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया जाएगा। दरअसल कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है। वैक्सीन आ जाने के बाद भी अब तक ये सभी को उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसी बीच दिल्ली सरकार सभी को बिना किसी शुल्क के कोरोना वैक्सीन लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अभी कई तरह के पेंच फंस रहे हैं।
जैसे सभी को वैक्सीन फ्री में देने का अधिकार केंद्र के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं। मालूम हो कि अभी सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन फ्री है, लेकिन आगे भी रहेगी या नहीं ये फैसला भी केंद्र सरकार ही करेगी, दिल्ली सरकार नहीं करेगी। अभी तक फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही ये टीका लगाया जा रहा था, मगर अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग पैसा देकर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने ये जो योजना बनाई है कि हर उम्र के लोगों को फ्री में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिसमें संक्रमण का खतरा कम हो सके। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि उत्तर प्रदेश रामपुर से है, जिसमें आजम खान के समर्थन में सपा की सड़क पर उतरने की तैयारी। अखिलेश रामपुर से शुरू करेंगे ये अभियान। जी हम बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने नेता और रामपुर से सांसद आजम खान और उनके परिवार वालों के समर्थन में एक बड़ा साइकिल मार्च निकालने का ऐलान किया है। 9 दिनों का ये साइकिल मार्च इसी हफ्ते यूपी के रामपुर से शुरू होकर लखनऊ में जाकर खत्म होगा। पार्टी की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया है कि ये साइकिल यात्रा 12 मार्च से शुरू होगी और 21 मार्च को लखनऊ में एक रैली के साथ संपन्न होगी। अभियान की शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ करेंगे। माना जा रहा है कि अगले साल यूपी विधानसभा और आने वाले पंचायत चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से अपने कैडरों में नए जोश भरने की ये कवायद है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने आजम खान उनके परिवार के समर्थन में साइकिल मार्च निकालने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि उसके मुताबिक प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कथित तौर पर उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बयान में कहा गया है कि ये रैली आजम खान के खिलाफ बदले की भावना के साथ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ होगी, जो कि रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी हैं। जबकि आजम खान एक सांसद और पूर्व मंत्री हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा एक एमएलए हैं। उनके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला को भी आरोपी बनाया गया है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, परिवार को संकट का सामना करना पड़ रहा है। परिवार को सैकड़ों फर्जी मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है और आजम खान को हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि 13 मार्च को पश्चिम बंगाल में किसानों से मिलेंगे राकेश टिकैत। भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हम बात करें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि वह 13 मार्च को चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल जाएंगे और कृषि कानूनों के मुद्दे पर वहां के किसानों से मिलेंगे। उनके इस फैसले से भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कोलकाता जा चुकी है, इसलिए हम भी 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएं, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को लेकर मुजफ्फरनगर के रामराजन में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने शनिवार को कहा कि किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें, रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा ममता ने जनता की दीदी होने के बजाय भतीजे की बुआ बनना पसंद किया। जी हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बंगाल ने वाम शासन के बाद परिवर्तन लाने के लिए बनर्जी पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने राज्य के लोगों को धोखा दिया और उनका अपमान किया। मोदी ने ममता पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जनता की दीदी बनने के बजाय अपने भतीजे की बुआ बनना पसंद किया। भाजपा ममता बनर्जी पर आरोप लगाती रही है कि वे डायमंड हार्बर से सांसद और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में जुटी हैं। मोदी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर हमला करते हुए कहा कि आपने बंगाल के उन लोगों को धोखा दिया और अपमान किया जिन्होंने भरोसा किया था कि वाम शासन के बाद आप परिवर्तन लाएंगी। आपने उनकी उम्मीद और सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी ने उन लोगों को नजरअंदाज कर भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जो कि उन्हें प्यार से दीदी कहते हैं।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें जिसमें महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, कहा लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, ये सरकार नहीं हो सकती, ये पक्के व्यापारी हैं, देश को लूटने आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच ठन गई है। दोनों ही पक्ष अब अपने तर्कों पर अड़े हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली स्थित गाजीपुर बॉर्डर के साथ दिल्ली के आसपास मौजूद राज्यों में गांव-गांव जाकर कृषि कानून के खिलाफ प्रचार करने में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा में एक महापंचायत की और कहा कि किसानों की लड़ाई बड़े व्यापारी से है जो रोटियों को तिजोरी में वस्तु बनाना चाहते हैं। हमने गांवों के लोगों को बता दिया कि मीडिया आपके बारे में गलत दिखाए तो उसकी बात सही मत मानना, लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है। उसने चैनलों को भी खरीद लिया है, देश में व्यापार करना चाहता है, रोटियों पर, भोजन पर, रोटियों को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहता है, भूख कितनी लगेगी इसके आधार पर कीमतें तय करना चाहता है। टिकैत ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार बड़े व्यापारियों की आ गई है, अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो समझौता हो जाता। पहले भी सरकारें रही हैं, पहले जब आंदोलन हुए तो सरकारें बात करती थी, लेकिन ये पहली सरकार देखी कि दिल्ली के जो एक आध रास्ते खुले थे वो भी बंद कर दिए। तो ये सरकार नहीं हो सकती, ये व्यापारी हैं, पक्के व्यापारी हैं, हरी भरी कंपनियों सरकारों के बीच में घुस गईं, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। भाकियू नेता ने कहा कि देश को लूटने से बचाने के लिए कर्मचारी नहीं आए, दुकानदार नहीं आए, कर्मचारी पिटते रहे। इनका रुख जब गांव की तरफ हो गया तो इनकी लगाम गांव के लोगों ने थाम ली। इनका मुकाबला करना पड़ेगा डटकर। अभी आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये भी तय नहीं है। इस आंदोलन को लगातार चलना कि सर्दी तक आंदोलन चलेगा ये। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना और चांदी के दाम में 13,000 रुपए से ज्यादा गिरे। जाने मौजूदा कीमतों पर कितना मिल सकता है मुनाफा। जी हम बात करेंगे दुनिया भर और खास तौर पर भारत में सोने को मुश्किल दौर का सबसे मददगार साथी माना जाता है। कोरोना संकट के बीच सोने से जुड़ी ये कहावत सही साबित हुई। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का प्रकोप फैला और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल में फंस गई। तब गोल्ड ने 2020 के दौरान निवेशकों को जमकर मुनाफा कमा कर दिया। दिल्ली सराफा बाजार में 7 अगस्त 2020 को गोल्ड की कीमत 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर बंद हुई। कीमती पीली धातु के दाम 7 अगस्त 2020 के भाव से शुक्रवार 5 मार्च 2021 तक 13,121 रुपए की गिरावट के साथ 43,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं चांदी 7 अगस्त 2020 को 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो बीते शुक्रवार को 13,035 रुपए कम होकर 64,805 रुपए पर पहुंच गई है। इस बीच हर दिन गिरती कीमतों के कारण निवेशक इस ऊहापोह में हैं कि उन्हें गोल्ड में निवेश करना चाहिए या कुछ और इंतजार करना चाहिए। वहीं कुछ निवेशक अपने पास मौजूद गोल्ड को बेचने या रोक कर रखने को लेकर उलझन में हैं। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका, 5 दिनों के लिए जारी हुआ अलर्ट। जी आपको बता दें कि मार्च की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी समेत कई राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है। लोगों को अभी से गर्मी चुभने लगी है। कई राज्यों पर पारा 30 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अफगानिस्तान की ओर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके कारण देश के कई राज्यों में मौसम बदलने की संभावना है और इसी कारण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें मौसम विभाग का कहना है कि कल आज से लेकर 11 मार्च तक देश के कई राज्यों में मौसम की उलट पलट देखने को मिलेगी। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश की आशंका जताई है। तो वहीं कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। तो वहीं दिल्ली के तापमान में भी तब्दीली होगी। दिन का तापमान यहाँ बढ़ेगा तो वहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।